हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर एडिटोरिया की 5000 प्रश्नों वाली पुस्तक के साथ, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 29 और 30 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 28 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी, बिहार एसएससी सीजीएल 3, बिहार दरोगा या फिर ग्रुप डी या जितने भी एग्जाम जिसमें आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। तो आप लोग इसे जरूर करें। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 29 और आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोग को अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए आप लोग आंसर कीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 29 का पहला प्रश्न आप लोग के सामने रहा। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई, इसका उत्तर करें आप लोग। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1954 में की गई थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो म्यांमार के साथ सीमा साझा कौन सा राज्य नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर कीजिए। और 12 दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है, इसका आप लोग उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बोमडिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी शिव किला, रोहतांग और बारालाचा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और बोमडिला का है तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है? तो आप लोग 4 का उत्तर करें। और 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेमांग जो है वो निग्रिटो प्रजाति का है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5 नंबर। दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता। इसे आप लोग एक बार अपने से भी सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति सेज पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? तो सेज पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था, आप लोग इसका उत्तर करें। और इस छठे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2000 ईस्वी में सेज या विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति लाया गया था। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो आप लोग 8 का सही उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वर्जिलियस के द्वारा तत्वों को धातु और अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो कांच का हरा रंग किसके कारण होता है? तो 9 का सही उत्तर कीजिए। और 9 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोडियम क्रोमेट के कारण कांच का हरा रंग होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या करा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिप्सम से। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? तो हीरा किसका अपरूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। और 12 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिए। क्या है? सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। तो सुपरसोनिक जेट की चाल क्या होती है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा, ध्वनि के वेग से अधिक होती है सुपरसोनिक जेट की चाल। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। विद्युत गति की इकाई निम्न में से है? तो विद्युत गति की इकाई निम्न में से कौन सा है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वोल्ट जो है विद्युत गति की इकाई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर, और 14 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है? तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आप लोग को याद होगा क्या लिखते हैं हम लोग, C/5 इक्वल टू F-32/9। तो इस पर अगर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए C हमारा कितना दिया गया है, तो 100 दिया गया है, तो 100/5 F-32/9, तो ये हो जाएगा आपका 20, और 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, कितना 180 + 32, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या बन रहा है, हमारा उत्तर ऑप्शन डी हो रहा है सही उत्तर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है, तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी, तो प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 4 मीटर, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु जितना दूर पे रहता है हमारा प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पे बनता है, तो इसीलिए 2 + 2 4 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण होता है, तो वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है, तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है, तो गेंद वापस आएगी, तो गेंद कहाँ वापस आएगी, आप लोग इसका उत्तर करें, और 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यात्री के हाथ में आएगी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर। परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है, तो परावर्ती क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रीढ़ रज्जु। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क यानी ब्रेन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1400 ग्राम। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है, तो कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ईस्ट के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर, और 21 नंबर का आप लोग उत्तर करिए। पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इलियम के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न क्या करा, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है, तो डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई क्या होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 34A। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर, और 24 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए। यदि भारत का राष्ट्रपति यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो 24 का आप लोग उत्तर कीजिए, और 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए आप लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष सोशलिस्ट एंड सेक्युलर शब्द जोड़े गए, तो आप लोग 25 का उत्तर कीजिए, और 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ, तो भारतीय संविधान में केवल एक बार कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो किस में किया गया है,
तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 में किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिवक्ता माना जाता है? तो विधि अधिवक्ता किसे माना जाता है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिवक्ता माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 28 पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसे पहले सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को आप लोग कह सकते हैं मूल संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया था, इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सही उत्तर हो जाएगा 6 माह के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? तो पहला धर्म उपदेश जो दिए थे, जिसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, वो किस स्थान पर दिए थे? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सारनाथ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 15 अधिकरणों में विभाजित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो अजातशत्रु किस वंश से थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हर्यक वंश से। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर, और 33 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संबंध से कौन संबंधित नहीं है? तो उत्खनन से। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो है बी ए स्मिथ, जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। बाकी आर डी बनर्जी, के सी व्हीलर और एम एस वत्स जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 34 का उत्तर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 12वीं शताब्दी से। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 39 नंबर। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था? तो शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के रूप में किसे जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुमंत। सुमंत को हम लोग विदेश मंत्री के रूप में जानते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 40 नंबर, और 40 नंबर प्रश्न कर रहा है रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है? तो रूस एवं फिनलैंड के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे क्या कहा जाता है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेनर हिम रेखा। मेनर हिम रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो रूस और फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को आप लोग मिलाइए। सूची 1 में देश दिया गया और सूची 2 में राष्ट्रीय पशु या पक्षी दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए।
तो देखिए जापान, तो जापान में कौन सा होता है, तो जापान का राष्ट्रीय कौन सा है, तो पशु आप लोग कह सकते हैं आइविस, ठीक है। कनाडा, तो कनाडा का कौन सा है, तो कनाडा का गंजा ईगल ये राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है, तो कंगारू है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा, तो देखिए क्या बन रहा है, 4 2 3 1, 4 2 3 1, देखिए हमारा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 42 नंबर, और 42 नंबर प्रश्न क्या करा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए। और 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है बौद्धिक, क्या है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर, और 43 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था, तो भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक कौन नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 44 का उत्तर कीजिए। और 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 45 पे। 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2006 में प्रारंभ किया गया गिद्ध संरक्षण परियोजना को। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रामदेव मिश्रा को जो है भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 47 पे, और 47 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो भारत में भूमि सुधार का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुफसलीय योजना जो है भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है भारत में। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक में कौन सुमेलित नहीं है, तो 48 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वॉर एंड पीस। तो वॉर एंड पीस एडवर्ड थॉमस के द्वारा नहीं लिखा गया था, बल्कि वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा जो है वॉर एंड पीस लिखा गया था, ठीक है। किसके द्वारा, तो लियो टॉल्स्टॉय। और बाकी जो है लीडर्स जो है रिचर्ड निक्सन के द्वारा लिखा गया है। गांधी एवं स्टैलिन जो है लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया है। इन सर्च ऑफ गांधी जो है रिचर्ड एटनबरो के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 49 नंबर, और 49 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो निशांत बाग कहाँ स्थित है, तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में स्थित है निशांत बाग। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 50 पे, और 50 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। क्या कह रहा है, वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात में स्थित है वायुसेना का दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सेट नंबर 30 के तरफ, और सेट 30 हम लोग देखते हैं। और आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और आंसर कमेंट करते रहें। तो चलिए 30 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न क्या है, सार्वजनिक पद का अधिकार किस अधिकार, क्या है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है, तो सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है, आप लोग इसका उत्तर करें। और पहले का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नागरिक अधिकार है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर, विश्व क्या है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है, तो कौन करते हैं विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधियों के लिए व्यक्तियों का नामांकन, तो दूसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा,
तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को संबोधित करने का अधिकार किसे प्राप्त है बिना सदस्य हुए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो 4 नंबर का आप लोग उत्तर करें, धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गहरा नीला होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ 5 नंबर, और 5 नंबर का आप लोग सही उत्तर कीजिए, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 5 क्षेत्रीय परिषद हैं भारत में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, बीबी गिरी के समय में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 7 नंबर, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लोक स्वास्थ्य जो है वो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम लोग देखते हैं बाकी, इसमें टेलीफोन, डाक और रक्षा ये तीनों जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं, और 8वां प्रश्न कह रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6 वर्ष, या आप लोग इसे याद रखिएगा 62 वर्ष। इन दोनों में से जो पहले हो जाए उतना उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर, पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिक तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो पील कमीशन के सिफारिश के बाद कितना कर दिया गया था? तो 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2:1 कर दिया गया था। ठीक है, दो में भारतीय और 1 अनुपात में आप लोग यूरोपीय सैनिकों को रखा गया था। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 10, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो किनके द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर, और 11 नंबर का आप लोग उत्तर कीजिए, और क्या कह रहा है, सुलेखन क्या होता है? तो सुलेखन क्या होता है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सुंदर हस्तलेखन को हम लोग सुलेखन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कालीबंगा से। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो कठोपनिषद जो है किस वेद का उपनिषद है? तो इसका 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाने वाला कौन से शासक थे? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महापद्मनंद। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 15 पे, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नासिक अभिलेख में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर, जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बलवन के द्वारा धारण किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो राजा महेंद्र प्रताप, और किनके सहयोग से किया गया था? तो 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर सही हो जाएगा, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न 18 पे, और 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, कंचनजंगा
पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कंचनजंगा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है कंचनजंगा पर्वत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। और 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल अवस्थित है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 8 डिग्री चैनल। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। और 20 नंबर प्रश्न का उत्तर करें, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा बिहार जलप्रपात जो है वो टोंस नदी पे स्थित है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। और 21 का सही उत्तर कीजिए आप लोग। लाल मिट्टी, रेड सॉइल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लौ ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग जो होता है लाल होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 22 पे। और 22 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिए। क्या कह रहा है? कुल्सी एवं धनसिरी निम्न किसकी सहायक नदी है? तो कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कुल्सी एवं धनसिरी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। और 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो 23 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सही उत्तर हो जाएगा मिशिगन। और किस देश में है? तो अमेरिका में है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर से संबंधित है फॉकलैंड जलधारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। और 25 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1983-84 में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न 26 पे। और 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? आप लोग उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। बाकी माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा ये तीनों जो है आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है 27 नंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा तार वृक्ष के सामने एक बाघ। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न 28 पे। और 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? नकद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की सक्रियताओं में विचरण किसके साधन है? तो किसके साधन है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मौद्रिक नीति के साधन है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 29 पे। और 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2000 ईस्वी में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। और 30 नंबर प्रश्न करा, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो वाई के अलग समिति का संबंध जो है वो गरीबी से है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 31 नंबर। और 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और कितने? तो 14। और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया ये पूछा जा रहा है। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1969, आप लोग को याद होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। और 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध है। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किनकी है? तो आप लोग का 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी एस मिन्हास। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न
और अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो विश्व विरासत संधि पे भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1976 में विश्व विरासत संधि पे भारत ने हस्ताक्षर किया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो किसका है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर, और 35 नंबर प्रश्न क्या करा? भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट का कब लागू किया गया था? तो एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1937 में गुणवत्ता की दृष्टि से एगमार्क एक्ट लागू किया गया था 1937 में। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न क्या करा? दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करेगी? तो 36 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, उनके अपने तापमान पर निर्भर करती है उनकी प्रवाह की दिशा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 37 पे, और 37 नंबर प्रश्न कह रहा है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, माइक्रोफोन द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो आभासी बल का उदाहरण कौन है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल जो है वो आपका आभासी बल का उदाहरण है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 39 पे, और 39 नंबर प्रश्न कर रहा है विद्युत चालकता की यूनिट है। तो विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महो जो होती है वो विद्युत चालकता की यूनिट होती है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 40 नंबर, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, घटता है। क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो घटता है, घट जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अवरोही यानी घटता हुआ क्रम, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए 41 का आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, और इसमें सबसे कम कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कितना होता है? तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर, और 42 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जल गैस किसका मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO+H2 का मिश्रण होता है जल गैस। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर, और 43 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए, रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो रेयॉन का निर्माण किससे किया जाता है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सही उत्तर हो जाएगा, सेलुलोज से निर्माण किया जाता है रेयॉन का। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो रेडियो सक्रियता किसका प्रमुख गुण है? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नाभिक का प्रमुख गुण है रेडियो सक्रियता। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45, और 45 का आप लोग उत्तर कीजिए, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो किस विधि के द्वारा वनस्पति घी का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अपचयन के द्वारा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 46 नंबर, और 46 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो किस विटामिन का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विटामिन ए का संश्लेषण जो है वो यकृत के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 47 पे, और 47 नंबर प्रश्न क्या करा है? भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए कि भ्रूण की अपरापोषिका यानी
एलेंटॉइस किस में सहायक होती है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्सर्जन में सहायक होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 का सही उत्तर कीजिए आप लोग। सर्वात्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो सर्वात्रिक रक्तदाता कौन होते हैं? तो किस वर्ग के रुधिर होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ओ ग्रुप के जो होते हैं लोग वो सर्वात्रिक रक्तदाता होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 49 नंबर। क्या कह रहा है? गुणसूत्र में होते हैं। तो गुणसूत्र में क्या होते हैं? तो 49 का आप लोग उत्तर कीजिए, और 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डीएनए तथा प्रोटीन होते हैं गुणसूत्र में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर, जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। यकृत में एलानाइन अन्य एमिनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ग्लूकोनिमोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ग्लूकोनिमोजेनेसिस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन से मिले और आप उससे भी अपने एग्जाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसी तरह जोरों शोरों से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।